एल्डिहाइड कीटोन हमने कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है और ये 12th वाले बच्चों के लिए स्पेशल सारे चैप्टर मैं करा दूंगा केमिस्ट्री में। फिजिक्स वाले सर आपको फिजिक्स का करा देंगे और बायो का भी करा देंगे, मैथ्स का कर लेंगे, ठीक है। लेकिन करा तो देंगे, आप जब आओगे तो थोड़ी हम पे जिम्मेदारी बढ़ाओ तब करा देंगे, ठीक है। अभी जिम्मेदारी नहीं है, एक भी बच्चा नहीं होगा, इसलिए हम भी थोड़ा थोड़ा धीमे स्लो स्पीड में आ गए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपके पूरे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसको देख लो। एल्डिहाइड कीटोन इसके कार्बोक्सिलिक एसिड आज करेंगे हम लोग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, और फिर एक एमीन्स कर लेंगे। तो ऑर्गेनिक के आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन्स, ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ये हमारे हो गए ऑर्गेनिक के। और फिजिकल के आ रहे हैं आपके केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जबकि इनऑर्गेनिक के आपको पता ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक आ रहे हैं, ठीक है। और सरफेस केमिस्ट्री आ रही है। तो बेसिकली चैप्टर करते हैं पहले फटाफट से, ठीक है। कल हमने क्या कर लिया था, एल्डिहाइड कीटोन की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज कर ली थी। जो बच्चा नया देख रहा है वो कल के 3 वीडियो हैं इसमें, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के अपने पास 3 वीडियो हैं, उसको देख करके आप पूरा कर सकते हो। देखो ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये हमारे पास है, कल हम लोग प्रिपरेशन मेथड के केमिकल प्रॉपर्टीज में चल रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज में कई तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें एक अब किसी बच्चे को लगेगा मिसलेनियस नहीं कराई है, एक्चुअली अभी जो फोकस कर रहे थे वो बोर्ड को कर रहे थे, ठीक है ना। तो बोर्ड में मिसलेनियस आती नहीं है, इसलिए अभी उसको छोड़ दिया। जैसे कि पर्किन रिएक्शन हो गई, बिटिंग रिएक्शन हो गई, और कई सारे हैं मिसलेनियस के लिए, ठीक है ना। फोरेन का फॉर्मेशन होना, मिसाइटिलिन का फॉर्मेशन होना, कई सारी हैं मतलब अगर देखा जाए तो, लेकिन वो बोर्ड में नहीं आते हैं, इसके लिए छोड़ दिया है इसलिए। अब देखो ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्सिल एमीन। ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 12.5 में। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब आ जाया करो, आपका भी थोड़ा सा एनसीईआरटी का रिवीजन हो जाएगा। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ वो भी एक आइडिया लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से कल हम लोगों ने कार्बोनाइल ग्रुप को रिमूवल करना सीखा था, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल रहे हैं कार्बोनाइल से। तो ये हाइड्रोक्सिल अमीन है, कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बताओ। यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनानी है हमें, बताओ क्या बनेगा इसका। तो इसका बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया NOH, इसको क्या बोलते हो आप लोग, ऑक्साइम, ठीक है ना। तो ऑक्साइम बनेगा, यानी आपको H2O निकालना है। अब देखो ये क्या आ गई हमारे पास, DNP 2,4 1 2 3 4 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो इसमें से क्या करेंगे बताओ, यहां से H2O रिमूवल कर दो। H2O रिमूवल कर दोगे तो क्या बन जाएगा, इसका आंसर क्या होगा बताओ। इसका आंसर होगा DNP, मतलब डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसे होगा। समझ पा रहे हो, लाइक दिस। अब देखो एक हमारे पास है सेमी कार्वेजीन, दिस इज नोन एज दी सेमी कार्वेजीन। अगर सेमी कार्वेजीन की बात करें तो इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख लेते हैं। अब अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आ गया O, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है भाई कि आप यहां से निकालोगे हाइड्रोजन या यहां से निकालोगे। तो देखो इस वाले नाइट्रोजन का जो कि कार्बोनाइल ग्रुप के बगल में है, इस वाले नाइट्रोजन पे लॉन पेयर प्रेजेंट हैं जो कि कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं। कॉन्जुगेशन में जाने की वजह से यहां से हाइड्रोजन रिमूवल नहीं होगा, तो कहां से होगा। अब देखो ये जो लॉन पेयर हैं ये कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहां कार्बोनाइल के कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं, यहां पे नहीं आ रहे हैं। सेमी कार्बेजीन है ये, तो यहां से तो निकलेगा ऑक्सीजन और यहां से निकलेगा H2। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना RCH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड NH और CO NH2 होगा। ये एल्डिहाइड का सेमी कार्बेजोन हो गया।
अब देखो मान लो ये एसीटोफिनोन है, एसीटोफिनोन से क्या करना है हमें, यहां से O निकालो, यहां से H2 निकालो और H2O निकाल दो। जब आप H2O निकाल दोगे तो हमारे पास बनेगा, CH3 को ऊपर लिख देते हैं 2 मिनट के लिए, यहां पे नाइट्रोजन और CH2 CH3। अगर यहां बॉन्ड लगे हुए हैं तो बॉन्ड भी लगाने, कुछ बात समझ में आ रही है? इस तरीके से देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12.4। अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें रिएक्टिविटी बतानी है आपको, और रिएक्टिविटी कल हम लोग कर चुके थे पूरा टॉपिक। तो बताओ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? कोई बच्चा नहीं है, कोई बात नहीं है। तो देखो 1 2 3 4, अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा यहां पे? कोई बच्चा बताएगा? तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर यहां पे क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड जो है मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कीटोन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहां पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगे होने की वजह से यहां दो प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं। तो ये जो डेल्टा प्लस है इसको क्या करेंगे, ये स्टेबलाइज करेंगे। स्टेबलाइज करेंगे तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो सबसे पहले आपको एल्डिहाइड को लेना है। तो पहले नंबर पे जाएगा रिएक्टिविटी 1 2 3 एंड 4, क्योंकि इसमें और ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लग गया। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा कार्बोनाइल की रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था दूसरा वाला, और ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो देखो इसमें रिएक्टिविटी का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा वो खींचेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां आएगी तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, यहां पे 3। उसके बाद ये प्लस आई इफेक्ट है या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, ये इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। तो अब आगे हमारे पास 1। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करें, देखो यहां पे जो आप देख पा रहे हो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव को ये तुरंत कंपनसेट करेगा, मतलब स्टेबलाइज करेगा, जबकि ये थोड़ा दूर लगा हुआ है तो उतना डिस्टेंस वाइज कम करेगा। तो ये स्टेबल ज्यादा होगा, ये रिएक्टिव होगा। तो अब कौन सा हो गया हमारे पास, 2 एंड 4। ये हो गया रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चलो देखो नेक्स्ट में, अभी नहीं मैं बुलाऊंगा। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर समझ में आया आप लोगों को? अब देखो इसमें क्या है, ये हमारे क्वेश्चंस थे जो कि एनसीईआरटी बुक से थे। अब नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की जनरल प्रिपरेशन मेथड की बात करें
तो फर्स्ट वाला कौन सा होता है हमारे पास? फर्स्ट वाला होता है अपने पास फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड की बात करें तो यहां पे हमें क्या डालना है ताकि कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, ताकि ये चीज ऐसे बन जाए, समझ रहे हो? तो यहां पे हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, KMnO4, K2, Cr2O7 एसेट्रा। ठीक है, ये बेसिक मीडियम में है, हम इसको एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए अगर ये नहीं मिला तो हम लोग CrO3 के साथ साथ H2SO4 लेंगे, यानी कि जो क्रोमिक ऑक्साइड है ये एसिडिक मीडियम में है, इसको हम लोग जोन्स रिएजेंट बोलते हैं, ध्यान रखना, जोन्स रिएजेंट। तो यानी कि हमें प्राइमरी अल्कोहल को अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो हम लोग या तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एज द KMnO4 या फिर क्रोमिक ऑक्साइड एसिडिक मीडियम में ले सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट प्रिपरेशन कौन सी हो गई हमारी? प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। दूसरी वाली देखिएगा, सेकंड वाली। सेकंड वाली है हमारे पास फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। अगर हम एल्काइल बेंजीन की बात करें, एल्काइल बेंजीन हमारे पास ये है, हमने क्या करना है, जैसे मान लीजिए KMnO4 है, ठीक है, बेसिक मीडियम में ले लेते हैं, एल्कलाइन मीडियम में ले लेते हैं। अब एल्कलाइन मीडियम में ये जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप है इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज करके, चलो एक बार हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट में कर लेंगे, COOK बनेगा पहले। उसके बाद अगर हम एसिडिक मीडियम में इसको हाइड्रोलिसिस कराएं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराने पर यहां से हमारे पास प्रोटोनेसिस हो जाएगा और बन जाएगा COOH। तो मतलब ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एल्काइल बेंजीन। एक और चीज, जैसे मान लीजिए कि यहां पर कितनी भी लॉन्ग एल्काइल चेन आ जाए, कितनी भी लॉन्ग एल्काइल चेन आ जाए, तो हमें ध्यान रखना है कि उसमें से केवल और केवल एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के CO2 और H2O में चले जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो, पहले मैंने बता दिया ये 2 स्टेप में होगी, लेकिन अभी हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो केवल एक बार ही बनाएंगे, लेकिन जब एग्जाम में आ जाए तो आपको ये चीज 2 बार करनी है, ध्यान रखना। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा? COOH। यानी कि अगर हम बात करें इसमें, तो हमारे पास एल्काइल बेंजीन हो गई, अब साइड प्रोडक्ट क्या गया होगा? तो इसका CO2 और H2O बन जाता है। तो चाहे कितनी भी लॉन्ग चेन क्यों ना हो एल्काइल वाली, सबका जो है वो COH बनेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड कौन सी हो गई हमारे पास? फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। सेकेंड वाली कौन सी हो गई? एल्काइल बेंजीन। थर्ड वाली प्रिपरेशन मेथड देखो, फ्रॉम एमाइड एंड नाइट्राइल्स, फ्रॉम एमाइड एंड नाइट्राइल्स। एमाइड और नाइट्राइल की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल पहले एक बार नाइट्राइल लेते हैं, मान लीजिए नाइट्राइल है हमारे पास, ठीक है। अब नाइट्राइल में हम लोग
एसिड या बेस डालेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा हमारे पास एमाइड। पहले क्या बनेगा, एमाइड। अगर हम एमाइड को एसिड या बेस डालें तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड। साइड में क्या निकल जाएगी, अमोनिया गैस। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप नाइट्राइल से बनाना चाह रहे हो तो वो दो स्टेप में बनेगी। पहली स्टेप में क्या होगा यहाँ पे कि हमारे पास अगर हम एसिड या बेस कर रहे हैं तो सबसे पहले एमाइड बनेगा और एमाइड बनने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही एसिडिफाई करा दिया, मतलब हाइड्रोलिसिस किया एसिड की प्रेजेंस में, तो ये जो साइनाइड ग्रुप देख रहे हो आप, साइनाइड को नाइट्राइल बोलते हैं, तो ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये प्रिपरेशन मेथड में होता है कि अगर नाइट्राइल है और हमने एसिडिफाई हाइड्रोलिसिस कर दिया तो हमारे पास जो CN ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, साइड प्रोडक्ट अपना अमोनिया गैस बन रही है। अगला वाला देखिए, फ्रॉम एमाइड एंड नाइट्राइल से तो हो गया। फर्स्ट वाली प्रिपरेशन मेथड कौन सी है बताओ, फर्स्ट वाली है प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। सेकंड वाली कौन सी हो गई हमारे पास, एल्काइल बेंजीन। थर्ड वाली कौन सी हो गई, एमाइड एंड नाइट्राइल। फोर्थ वाली देखो, फोर्थ वाली प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, RMgX प्लस CO2। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग CO2 से। अब देखिए CO2 की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से पोलराइजेशन हो रहा है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब क्या होगा कि जो ये नेगेटिव पार्ट ऐसा वाला है ये इससे जुड़ जाएगा। अब जुड़ जाएगा तो हमारे पास क्या होने वाला है, R, ठीक है, C। अब देखो इसको ले रहा हूं मैं, ये नेगेटिव है और ये हमारे पास क्या है, O, ऐसे है। अब अगर हम लोग यहां पे ध्यान दें, मतलब C से क्या जुड़ गया हमारे पास, बेसिकली ये जुड़ गया, नेगेटिव है, तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास बना, इसको एक बार ऐसे कर लेते हैं, CO नेगेटिव। ठीक है, कुछ टाइम के लिए ऐसे बनेगा ये। अब ये जो नेगेटिव है इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। कुछ टाइम के लिए ये MgX जुड़ गया। अब यहां क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां से होने वाला क्या है, इस तरीके से कन्वर्ट होगा नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से मिलेगा, तो हमारे पास क्या हो गया, RCOH प्लस MgOHX। ठीक है, तो सेकंड फोर्थ वाली प्रिपरेशन मेथड कौन सी हो गई हमारे पास, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कुछ समझ में आई, बात नहीं आई? फर्स्ट वाली प्रिपरेशन मेथड प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, सेकंड वाली एल्काइल बेंजीन, थर्ड वाली कौन सी हो गई, एमाइड और नाइट्राइल, फोर्थ वाली कौन सी हो गई हमारे पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिफ्थ वाली देखो, फ्रॉम एसाइल हैलाइड, फ्रॉम एसाइल हैलाइड। अगर हम एसाइल हैलाइड की बात करें तो एसाइल हैलाइड हमारे पास ये है। ठीक है, अब इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, एसिड या बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा कि ये निकल जाएगा नेगेटिव की फॉर्म में, ये यहाँ पॉजिटिव आ गया। तो जब पॉजिटिव आ गया तो उससे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बना लाइक दिस, प्लस HCl। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आ रही है,
देखो हमारे पास क्या हुआ, फ्रॉम एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड का क्या कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने पर हमारे पास बन रहा है बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट वाला देखो, 6 वाली प्रिपरेशन मेथड, फ्रॉम ईस्टर्स। अगर हम ईस्टर्स की बात करें तो हमारे पास मान लेते हैं ये ईस्टर्स है, ठीक है। ईस्टर्स का हाइड्रोलिसिस करो एसिड या बेस की प्रेजेंस में, तो यहां से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऐसे करके टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो हमारे पास क्या बन गया, COOH प्लस साइड प्रोडक्ट क्या हुआ, C2H5OH। तो आप लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारे पास ईस्टर है, उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितनी प्रिपरेशन मेथड हो गई, 6 हो गई। फर्स्ट वाली कौन सी थी हमारे पास, फर्स्ट वाली प्रिपरेशन मेथड बताओ कौन सी थी, चलो वॉइस आ रही है, बीच बीच में चेक करते रहेंगे, ठीक है। तो देखो ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी प्रिपरेशन मेथड, और वो भी पूरा एनसीईआरटी कराया जा रहा है, बाहर के मेथड्स एक भी नहीं किया जा रहा है, ओनली फोकस बोर्ड के लिए ये। तो प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड, सेकंड वाली कौन सी हो गई, एल्काइल बेंजीन, और थर्ड वाली कौन सी हो गई, एमाइड और नाइट्राइल्स। फोर्थ वाली फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिफ्थ वाली कौन सी हो गई, फ्रॉम एसाइल हैलाइड, सिक्स वाली कौन सी हो गई, ईस्टर्स। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो अप टू 9 कार्बन ये कैसा होता है, लिक्विड। It is liquid in nature and unpleasant odor, ठीक है। और जैसे जैसे कार्बन 9 से ज्यादा बढ़ते जाते हैं, अब कार्बन अब इट इज सॉलिड इन नेचर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा ये क्या करता है, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से, एल्डिहाइड से, कीटोन से ज्यादा होता है, ठीक है। तो दूसरा लिख देते हैं, इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। अगर मान लो हमारे पास एक कोई एल्कोहल है, एक हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, तो अगर इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखा जाए तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो इसका होगा सेकंड वाले का सबसे ज्यादा होगा, फिर एल्कोहल का होगा, फिर हमारे पास एल्डिहाइड का होगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है कि अगर हम लोग एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, जैसे प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें तो जिसमें कि प्रोटॉन होता है, जैसे मिथेनॉल हो गया, वाटर हो गया, ये इथेनॉल हो गया, ये प्रोटोनिक सॉल्वेंट होते हैं क्योंकि इसमें H+ आइंस होते हैं, एज ए प्रोटॉन बोलते हैं उनको, ठीक है। अब क्या है, जैसे DMF हो गया, DMSO हो गया, CCl4 हो गया, CH2 हो गया, ये जो है एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। एप्रोटिक सॉल्वेंट में ये डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट रहता है, it exists in dimeric form in aprotic solvent। एप्रोटिक सॉल्वेंट जान रहे हो ना, जिसमें प्रोटॉन ना हो।
जैसे डाइमेरिक फॉर्म कैसे बनाता होगा ये, तो डाइमेरिक फॉर्म अगर हम लोग देखें कार्बोक्सिलिक एसिड की तो इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास डाइमेरिक फॉर्म है। तो डाइमेरिक फॉर्म कब एग्जिस्ट करता है, जबकि एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल ज्यादा होने की वजह से एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रखता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तो है ना। मेल्टिंग पॉइंट में, इसके मेल्टिंग पॉइंट में ऑल्टरनेशन इफेक्ट चलता है। अब ये ऑल्टरनेशन इफेक्ट क्या होता है कि जो इवन नंबर के कार्बन एटम होंगे, इवन नंबर के कार्बन एटम होते हैं, ध्यान रखना, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एज कंपेयर टू ऑड नंबर के कार्बन एटम के कंपैरिजन में। दोबारा से सुनो, यानी कि जो हमारे पास ऑल्टरनेशन इफेक्ट क्या कहता है, मेल्टिंग पॉइंट पे काम करता है। ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे बिल्कुल काम नहीं करता है। मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जिसके इवन नंबर के कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा होगा। उससे फर्क क्या पड़ेगा कि क्रिस्टल में इजीली फिट हो जाएगा, जो भी क्रिस्टल होता है इसका इजीली फिट हो जाएगा। तो अगर हम मान लीजिए ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की बात करें तो इसका ज्यादा है, फिर इसका, 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 ये आप देख पा रहे होगे। तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन इफेक्ट, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट इस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 एसिडिक कैरेक्टर, नंबर 1 होता है हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है एसिडिक इन नेचर होता है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, जनरली कैसे प्रूफ करेंगे लैब में कि ये एसिडिक मतलब एसिडिक नेचर है। तो इसमें हम क्या कराएंगे, बेसिकली इसमें हम लोग मेटल से ट्रीट किया, सोडियम से, तो हमारे पास बनता है RCONA, और यहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ये ध्यान रखना है, समझो। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई बेसिक जनरली तौर पे पूछ रहा है कि भाई ये एसिडिक नेचर है तो इसको प्रूफ करो, तो आपको क्या करना है, उसमें सोडियम मेटल को डालना है, कोई भी मेटल को डालना है, जरूरी नहीं सोडियम ही हो, किसी भी मेटल को आप डालोगे तो होगा क्या, वहां पे हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में निकलेगी। इससे थोड़ा कंफर्म होता है कि एसिडिक नेचर है। ठीक है, जनरल तौर पे मान लीजिए ये नहीं मिला, आपकी लैब में ये ना हो, तो आप मेटल हाइड्राइड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो बबल्स आएंगे वो थोड़े ज़्यादा आएंगे पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, अब मान लीजिए ये भी नहीं है आपके पास, ये भी नहीं है आपके पास, तो बेस डाल लो। तो इसमें बेस कौन सा यूज करते हैं वो ध्यान रखना, ये वाला इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट भी माना जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये जो है सॉल्ट है बेसिकली। तो सॉल्ट किसका है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है इसमें, और वीक एसिड है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो उसका ये सॉल्ट है, यानी कि ये बेस की तरह काम करेगा। अब बेस की तरह काम करेगा तो हमारे पास क्या है, इस तरीके से। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक नेचर है। तो जब एसिडिक इन नेचर है तो कैसे प्रूफ किया हमने, तो किसी मेटल से ट्रीट करा सकते हो आप, मेटल हाइड्राइड से ट्रीट करा सकते हो, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट से भी ट्रीट करा सकते हो। एक और चीज है इसमें, जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा ऐसे करके दिखाते हैं।
अब मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इसमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, तो बता सकता है कोई बच्चा इसमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? चलो देखो, अभी बच्चा तो है नहीं, पढ़ने गए अभी तो सारे बच्चे, फिलहाल के लिए तो मैं ही बता देता हूं। देखो इसमें अगर हम ध्यान दें तो ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है बेसिकली, ठीक है, ये भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन इसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, और इसमें यहाँ पे ये माइनस आर इफेक्ट है, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा हमारे पास? लाइक दिस, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जैसे मान लो आपके पास इसमें पूछा जाए कि एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? लाइक दिस, ठीक है। तो आपने क्या देखना है, डिस्टेंस तो सबकी एक जैसी है, तो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा कौन सा होने वाला है हमारे पास? एसिडिक कैरेक्टर होगा। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो देखो नंबर में ये सारे सेम है, लगभग नंबर सबके दो दो हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर नंबर सेम आ जाते हैं तो आपको देखना है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले कौन सा होगा हमारे पास? 2, फिर कौन सा होगा? 1, देन आफ्टर 3, ठीक है, क्योंकि यहां पे नंबर में भी ये 2 लिखे हुए हैं, ये 2 हैं, वो है, तो इसमें भी आपको माइनस आई इफेक्ट ही ढूंढना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बार और कर लेते हैं, अब मान लीजिए आपको इसमें एसिडिक कैरेक्टर पूछें, तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा इसमें? तो सबसे पहले देखिए, माइनस आई इफेक्ट भले ही इसमें लग रहा है, लेकिन यहां पे ये नंबर में 2 हैं, तो सारे बच्चे जानते हैं हम लोग कौन सा रूल फॉलो कराते हैं? डीएनपी। डीएनपी मतलब डिस्टेंस नंबर पावर। तो डिस्टेंस तो सबकी एक जैसी है, लेकिन फिर डिस्टेंस डोमिनेंसी नहीं दिखा रही है, तो उसके बाद किसको देखते हैं हम लोग? नंबर को। नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा हमारे पास? यहां 2 हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? 3, फिर कौन सा हो गया? 1, फिर कौन सा हो गया? 2। ये एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मान लो एक क्वेश्चन और एरोमेटिक में चल रहे हैं, ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें ऑर्थो इफेक्ट पाया जाता है। ऑर्थो इफेक्ट क्या बताता है? 2 चीजों में ऑर्थो इफेक्ट होता है, ध्यान रखना, एक बेंजोइक एसिड में और एक एनिलीन में। तो ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है कि ऑर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। किस पोजीशन की बात चल रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात चल रही है ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऑलवेज एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है किस पोजीशन का? ऑर्थो वाले का। और किस में पाया जाता है ये इफेक्ट? बेंजोइक एसिड एंड एनिलीन में, ठीक है। तो देखो इस तरीके से, मान लो ये हम CS3 का ले लेते हैं एक केस, ठीक है। अब CS3 के केस में अगर हम लोग देखें, यहां पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? यहां पे लग रहा है +H एंड +I।
यहाँ पे कौन सा लग रहा है, ओनली प्लस आई, जबकि यहाँ पे कौन सा लग रहा है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई। हम जानते हैं कि जो प्लस आई इफेक्ट या प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होता है। तो अब सबसे पहले ऑर्थो वाली पोजीशन को आपको लेना है, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है चाहे विथड्रॉइंग ग्रुप है, इस पोजीशन पे सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, 2, उसके बाद 1, देन आफ्टर आई इफेक्ट को लाओगे फिर 4। कुछ बात समझ में आई? इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एक केस ले रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का। देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की बात करें तो यहां पे सबसे पहले कौन सा हो गया, ऑर्थो पोजीशन वाला 2 के बाद यहां पे कौन सा लग रहा है, माइनस आई, और इधर कौन सा लग रहा है, माइनस आई माइनस एच, माइनस आर भी लग रहा है यहां पे, ठीक है, ये माइनस आर भी दिखाते हैं। तो हमारे पास 2 के बाद कौन सा हो गया, 4 के बाद 3, और 3 के बाद कौन सा हो गया, 1। ये किसका नेचर है, बेसिकली एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर है। तो हमने क्या देखा, ऑर्थो इफेक्ट किसमें पाया जाता है, बेंजोइक एसिड में और एनिलीन में, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी कभी चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ रहा है चाहे विथड्रॉइंग, तो सबसे पहले एसिडिक कैरेक्टर ये होगा। दूसरा, आपको इफेक्ट लगा के देखने, और ये मैंने जीओसी में करा रखा है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो वाला भी आप वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट कल करते हैं इसको कंप्लीट, कल ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। 9 o'clock क्लास करेंगे, ठीक है। तो जिस बच्चे को भी ज्वाइन करना है एक बार कर सकता है, नहीं तो वीडियो बाद में देख सकता है रिवीजन के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट में मिलते हैं कल 9 o'clock। थैंक यू सो मच।